सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है और हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का हम जो स्पीच लेकर आए हैं, वो स्पीच बाबा साहब ने दिया बहुत विषम परिस्थितियों में। सम्मानित साथियों, आज का स्पीच 26 नवंबर 1951 का है और इस दिन, जिस दिन बाबा साहब स्पीच देने जा रहे थे 26 नवंबर 1951 को, उस दिन बाबा साहब घुटनों से बहुत परेशान थे और साथ ही साथ हम आपको बता दें, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि आंखों का इलाज चल रहा था बाबा साहब का। तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में एक साथ दो दो बीमारियों से जूझते हुए अगर उसके समक्ष आप प्रश्न रखेंगे, भाषण देने का प्रस्ताव रखेंगे, तो निश्चित है वो मना कर देंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थितियों में बाबा साहब स्पीच देते हैं और कितना महत्वपूर्ण स्पीच होता है इसको भी हम आपको संकेत में बता देते हैं। बाबा साहब का स्पीच इस बात को लेकर है, बाबा साहब इस बात को क्लियर करते हैं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में जब उन्हें स्थान दिया गया तो किस वजह से दिया गया। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बाबा साहब को इसलिए स्थान दिया गया क्योंकि उनकी देन है, उनकी स्वयं की व्यक्तिगत देन है, ऐसा कहते थे। ऐसा वाहवाही लूटने के लिए करते थे। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्लियर करते हैं कि आखिर किस वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल में बाबा साहब को लिया गया। वो स्वयं अपने शब्दों में इस बात को कहते हैं। आज पूरा स्पीच इसी बात को लेकर है। 26 नवंबर 1951 का ये स्पीच हम लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर 253 है और विषय हम आपको बता दें, सच्चाई को दरकिनार कर कृतज्ञ रहने को मैं मानवीय व्यक्तित्व की हत्या कहूंगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम शुरू करने जा रहे हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसको आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, विषय हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया है। सच्चाई को दरकिनार कर कृतज्ञ रहने को मानवीय व्यक्तित्व की हत्या मानूंगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 253 से 256 तक लेकर हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आपसे बारंबार अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आप सुने, बाबा साहब का इस स्पीच को सुने, जिसको हम हूबहू बाबा साहब के शब्दों में ही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन बस इतना हम हमेशा की भांति आज फिर कर रहे हैं कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, बाबा साहब का पूरा ये स्पीच आप जरूर सुने, ऐसा आपसे अनुरोध है। तो आइए शुरू करते हैं क्या कुछ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में है। चुनाव प्रचार का एक बेहतरीन भाषण बाबा साहब ने सोमवार दिनांक 26 नवंबर 1951 के दिन शाम सर कावसजी जहांगीर हॉल में आयोजित सार्वजनिक सभा में दिया। सभा के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास त्रिकमदास। इस समय बाबा साहब आंखें और घुटनों की बीमारी से परेशान थे। आंखों पर पट्टियां लगाकर 2 दिनों से आंखें बंद रखी हुई थीं। सभा में वे आए तब आंखों पर पट्टियां बंधी थीं और ऊपर से काला चश्मा पहना हुआ था। 2-3 लोगों के कंधों पर अपना भार डालकर सभी समाजवादी और फेडरेशन के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे बैठकर भाषण दें, लेकिन बाबा साहब ने खड़े रहकर ही भाषण दिया। आप समझ सकते हैं बाबा साहब का त्याग और समर्पण की कितनी बड़ी मिसाल यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब। सम्मानित साथियों, यहाँ पर वे खड़े हुए तब सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हॉल के बाहर हजारों दर्शक खड़े थे, उन्होंने भी तालियों की बौछार की। दवाई की गोलियां खाकर बाबा साहब ने भाषण की शुरुआत की। साफ सुथरे ढंग से राजकाज चलाना कैसे जरूरी है
और ऐसा राजकाज चलाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे असमर्थ है और इसीलिए जनता दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आए आदि कई मुद्दों पर उन्होंने तर्क और प्रमाणों के साथ सुनाकर बाबा साहब ने दर्शकों को 1.5 घंटों तक बांधे रखा। उनका भाषण सुनने के लिए समाज के सभी स्तरों के लोग, कानूनविद, अमीर, व्यापारी, समाजवादी, साम्यवादी और अन्य नागरिक उपस्थित थे। अस्पृश्य उम्मीदवारों की उपस्थिति तो अनगिनत थी। भाषण पूरा हुआ तब श्रोता उनके भाषण की तारीफ करते हुए ही हाल से बाहर निकले। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, बहनों और भाइयों, पाटिल अपने मित्रों से ये कहते फिर रहे हैं कि मेरे कहने पर अंबेडकर की आलोचना कर रहे हैं। सभा की शुरुआत में एक श्रोता ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कांग्रेस मंत्रिमंडल में स्थान मिला और अब वे कृतज्ञ होकर वर्तमान पार्टी और मंत्रिमंडल की, क्या ये जानकारी सच है? असल में मुझे कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में कैसे स्थान मिला, यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। आज आपके सामने ये सच्चाई आएगी मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के ही शब्दों में, कि आखिर बाबा साहब को जो मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने कार्य किया, भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने कार्य किया, तो आखिर क्या यहाँ पर क्या सच्चाई है उसके पीछे, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि संविधान सभा के सभी दरवाजे, इतना ही नहीं खिड़कियां और दरारें तक मेरे लिए बंद थे। कांग्रेस पार्टी वालों की प्रतिज्ञा थी कि हम किसी भी और व्यक्ति को संविधान सभा में आने देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। लेकिन मैं बंगाल से प्रचंड बहुमत से विजय पाकर संविधान सभा में शामिल हुआ था। मेरी हालत शेर की मांद में फंसे जानवर जैसी थी। मैं किसी से बात नहीं करता था, केवल एक बार मैंने भाषण दिया। 6 महीनों तक ऐसा ही हाल रहा। आगे एक दिन संविधान सभा का कामकाज पूरा होने के बाद अकस्मात नेहरू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये सोचकर मंत्री पद स्वीकारा कि सहयोग देने का ये अच्छा मौका है। आगे सरदार पटेल और राजा जी दोनों कहने लगे कि हमारी सूचना के कारण आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब लगता है पाटिल भी उन्हीं में शामिल है। इस पर मैं एक निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए श्रेय लेने की ये होड़ मची हुई है। अब लोग कहने लगे हैं कि मैं कृतज्ञ हो गया हूं, लेकिन मैं वो कानल इस आयरिश देशभक्त के शब्दों में उन्हें जवाब देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कास्ट ऑफ हिज ऑनर, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty। इस आधार पर यहाँ पर बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते मेरा सच्चापन अगर एक ओर रख कर मैं कृतज्ञ रहूँगा तो मानवीय व्यक्तित्व का ही वध होगा, ऐसा मैं मानूंगा। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ सकता। इस आधार पर मैं किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा। अगर कोई शर्त मेरे समक्ष रखी जाए कि आपको ईमानदार नहीं रहना है, आपको बेईमान रहना है, तो ऐसे में हम सच्चाई को दरकिनार करके मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होंगे। मुझे मेरी ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण लगती है। आज किसी भी सरकार की श्रेष्ठता वो कितना जनहित में काम करती है, इस पर निर्भर करता है। अन्न, वस्त्र आदि बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन राजकाज कितनी ईमानदारी से किया जाता है, ये उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देश में पिछले 4 सालों से अनाज की कमी, कपड़ों की कमी आदि संकट तो आते ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोष अगर कोई हो तो वो है बेईमानी और घूसखोरी से भरा प्रशासन। राज्य का प्रशासन सही रखने के लिए तो बाहर से किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसे सही रखने की इच्छा होना जरूरी है। राज्य प्रशासन को सही रखने में आज कांग्रेस पार्टी के सामने अगर कोई अड़चन है तो ये है कि वर्तमान पार्टी को ही उसे सही करने की इच्छा नहीं रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि प्रांतों में जनता ने ही नहीं, कांग्रेस वालों ने ही कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई हैं।
दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें से किसी भी प्रांत में उन भयानक आरोपों की न्यायालय द्वारा तो छोड़िए पार्टी द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। 1910-11 के आसपास लॉर्ड आक्विथ जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड रेडिंग और लॉर्ड जॉर्ज का एक केवल कॉन्ट्रैक्ट में हाथ होने की संभावना प्रकट हुई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत एक जांच आयोग गठन किया और वे निर्दोष साबित हुए। इसके बावजूद लॉर्ड आक्विथ ने उन दोनों से इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपने सहयोगियों से बड़ा देश हित है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण पिछले साल इटली कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड लिस्टोबेल व्यापार मंत्री थे। एक व्यापारी मित्र के यहाँ से ब्रेडी की बोतल और सूट का कपड़ा लेने का उन पर आरोप लगा। बाद में पता चला कि आरोप तथ्य आधारित न होकर वह एक मित्र द्वारा एक मित्र को भेंट स्वरूप दी गई थी। इसके बावजूद इटली ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इंग्लैंड में राजकाज को साफ सुथरा रखने की ये लगन देखिए, कांग्रेस पार्टी की लगन देखिए। मंत्रियों के खिलाफ कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन उनका क्या हुआ? मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। प्रतिनिधित्व का बिल बनाते हुए सरकारी अनुबंध जिनके पास हों उनके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद रहें, इसका प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसके कारण वर्तमान पार्टी के पार्लियामेंट्री दल में हल्ला मचा। आखिर मुझे वह हिस्सा हटाना पड़ा। दूसरा उदाहरण है, उसी बिल में मैंने हर उम्मीदवार के खर्चे पर नियंत्रण लगाया था। इस मुद्दे पर भी तूफान उठा। 3 दिनों तक चर्चा चल रही थी। पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी सदस्य नेहरू के पास मदद पाने के लिए दौड़े। उन्होंने नेहरू से कहा कि आप जिस व्यक्ति को वर्तमान पार्टी का दुश्मन मानते हैं, उस इंसान के लिए आपने ये महत्वपूर्ण बिल तैयार करने के लिए क्यों कहा? वह वर्तमान पार्टी का नाश करने पर तुले हुए हैं। मैंने उस बिल में ये प्रावधान रखा था कि किसी भी उम्मीदवार पर होने वाले चुनाव खर्च उसके नाम के साथ लिखा जाए। इसका असर यह होता है कि चुनाव निधि का पैसा किसी भी उम्मीदवार के नाम पर दल के नाम से लुटाया नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर मुझे ये धारा भी हटानी पड़ी। इसके दल में मैंने खूब कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर हार गया। मुझे बताइए, क्या ये मानसिकता प्रजातंत्र के साथ सही बैठती है? हर देश के चुनाव में इस प्रकार की धारा है। प्रजातंत्र के प्रति निष्ठावान कोई भी पार्टी इसी व्यवहार में उस पर किस प्रकार अमल होता है, इसका राजकाज में महत्व है, सही नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रत्यक्ष राज्य प्रशासन के दोष साबित हुए। दिल्ली से इधर आते हुए मुझे पता चला कि इस हिस्से में कुछ जगहों पर स्थानीय वर्तमान पार्टी कांग्रेस पार्टी नेता न्यायाधीशों पर दबाव डालकर निर्णय को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून की निगाह में सब एक समान है। इस प्रकार के हस्तक्षेप के कारण इस देश का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। की जगह उनके बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन देशों में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश में विरोधी पार्टी को मसल देने की बातें करने पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र है, क्या वह वहाँ कई अन्य पार्टियाँ नहीं हैं? तो फिर आपको यहाँ क्यों डर लगता है? इस प्रकार दबाव नीति का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी आग के साथ खेल रही है। यही बात पैसे वालों की है। धनिक किसी पार्टी के चुनाव फंड में रकम देकर उस पर अपना अधिकार थोप रहे हैं। वे इस बात को ध्यान में रखें कि अंततः ये घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी सत्ता पक्ष के सामने झुककर पेश आएंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। उन्हें अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ और निष्पक्ष रहकर करना होगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर भले को उस समय 26 नवंबर 1951 को वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी की बात हो रही हो, आज अगर 2023 में बाबा साहब होते तो समझिए कि कांग्रेस पार्टी की जगह वो किस पार्टी का नाम ले रहे होते। इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारे से ही बात को समझ पा रहे हैं। कोई सरकार बिना गलती के काम नहीं करती। हर किसी से गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन उसे दिखाने के लिए जनता को मजबूत विरोधी पार्टी की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में प्रतिपक्ष को अधिकृत माना जाता है। उसके नेताओं को सरकार तनख्वाह देती है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समाजवादी के चुनाव आयोग के बारे में लोगों को बुरा क्यों लगता है, इस बारे में मुझे आश्चर्य होता है।
मैं अस्पृश्य जाति का हूँ, उसी प्रकार मुझे राजनीति में भी अस्पृश्य रहना चाहिए क्या? ऐसी इन लोगों की इच्छा है। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं गया, क्या इसलिए उन्हें बुरा लगता है? जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश का राजकाज साफ सुथरा रखने की कोशिश तक नहीं की, उस वर्तमान पार्टी को फिर से जिताना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप खुद फैसला कीजिए। यूँ कहें कि बाबा साहब का ये स्पीच क्रांतिकारी साबित हुआ। 26 नवंबर 1951 को दिया गया बाबा साहब का ये स्पीच बड़ी सीख देता है। भले कोई ये चुनाव प्रचार का एक हिस्सा रहा हो बाबा साहब का ये स्पीच, लेकिन आप देखिए कितनी संयमित भाषा इस्तेमाल करते थे बाबा साहब चुनाव प्रचार के दौरान। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पूरे देश में एक नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज की, जो जब कभी भी अपना, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से या सार्वजनिक किसी सभा के माध्यम से, किसी रैली महारैली के माध्यम से अपना स्पीच देते हैं, चूँकि वो रिटर्न में भाषण अपना पार्टी की तरफ से दिया जाता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं एक एक शब्द चयनित होता है, पूर्व से चयनित होता है, और इसलिए वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बहुतेरे पार्टी के नेता, बहुतेरी पार्टियां ऐसी आपको मिल जाएंगी जो आए दिन विवाद का हिस्सा बनती हैं, अपने सिर्फ गलत शब्दों का इस्तेमाल भाषा शैली की वजह से। अक्सर चुनाव प्रचार करते समय स्लिप ऑफ टंग की वजह से बहुत सारे लोग चुनाव आयोग के कटघरे में भी खड़े हो जाया करते हैं। बाबा साहब के इस स्पीच से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे चुनाव के दौरान बोल रहे हों या सामान्य सामाजिक कार्यक्रमों में बोल रहे हों या गांव, शहर, कस्बे, नुक्कड़ मीटिंग या बड़े रैली महारैली में बोल रहे हों, अपना भाषण दे रहे हों, हमें संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सीख हमें बाबा साहब के आज के स्पीच से मिलती है। सामान्य साथियों, आज के स्पीच में बहुत सारी नई चीज़ें आपने, जो हो सकता है इससे पूर्व में आपने न सुनी हो, न जानी हो, आज आपने उसके बारे में जानने का भरसक कोशिश किया है। वीडियो अंत तक आपने देखा है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं आपका। सामान्य साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है जिसका वो समय समय पर जिक्र करते रहे थे। खैर, वो जिम्मेदारी यहाँ पर बाबा साहब ने जो एक इच्छा जताई थी कि बाबा साहब एक भारत में एक वैचारिकी सेंटर बने, जहाँ बहुजन समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कार्यशील चिंतनशील लोग हैं, जो समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, दिशा निर्देशन दे रहे हैं, वो एकत्र हों, यूनाइट हों, संगठित होकर समाज को एक नई दिशा देने का काम करें, समाज में हो रहे अत्याचार शोषण को रोकने का कार्य करें। ऐसे कार्ययोजना बनाने का, एक स्थान बनाने की बात बाबा साहब कहते थे, वैचारिकी सेंटर बनाने की, जिसमें काम यहाँ पर बहुत तेज गति से चल रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3 और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से निरंतर कार्य प्रगति पर है। अब आपको बता दें, यहाँ पर यदि आप भी इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके सामने है। सामान्य साथियों, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, आप इसमें धर्मदान करिए। इसमें अगर आप धर्मदान करते हैं तो आपका भी नाम शिलालेख में दर्ज किया जाएगा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सभाओं में, कार्यक्रमों में आपको सम्मानित भी किया जाएगा। ये बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है जिसको हम आप सबको मिलकर अपने जीते जी पूरा करना है। ये संकल्प के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम आए थे आप तक। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जो रिटन डिजिटल फॉर्म में हमें उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, आपका अपना सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।